आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। देश की आजादी के लिए संघर्ष की ढेरों कहानियां हैं और होंगी भी क्यों नहीं। ये संघर्ष बहुत लंबा और मुश्किल जो था, लेकिन आजादी अपने साथ लोकतंत्र के अलावा बहुत सी चुनौतियां भी लाई। इनमें से ही एक चुनौती थी 60s में हुई अनाज की कमी। बहुत सीधे शब्द में कहें तो अकाल, लेकिन हम इससे भी उबर ही गए। उबरने के पीछे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन सरकार को कैसे इसका ख्याल आया और इसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, इसकी कहानी बहुत रोचक है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हमारे स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान में आज बात ग्रीन रेवोल्यूशन पर। साल 1947 में देश को आजादी मिलने से पहले ही बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, जिसमें करीब 20 लाख लोग जान गंवा देते हैं। 30 करोड़ लोगों के देश में 20 लाख लोगों का अनाज की कमी से मरना स्थिति बयां करने को पर्याप्त है। नेहरू ने कहा था कि हम बाकी चीजों के लिए इंतजार कर लेंगे, लेकिन फार्म सेक्टर के लिए नहीं। ये हमारी सबसे जरूरी जरूरत है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन उस दौर और आज के दौर की तुलना करते हुए लिखते हैं, 1947 में किसी शादी ब्याह में 30 से ज़्यादा लोगों को नहीं खिलाया जा सकता था, जबकि आज तो इतना पैसा हो गया है कि उतने लोगों को दावत दी जा सकती है। 50 और 60 के दशक में अगर बात करें तो उस वक्त शिप टू माउथ स्थिति के मुकाबले आज सरकारी गोदामों में करीब 5 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है। ये बदलाव केवल हरित क्रांति से ही आया, वरना हम जिस अभाव में थे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मशहूर दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा था कि मिट्टी ही पौधे की खुराक है, लेकिन 1947 में भारत की मिट्टी भी कुपोषण का शिकार थी। सिंचाई की सुविधा सिर्फ 10% खेतों में थी और खाद सबको मयसर नहीं। बीज अत्याधुनिक नहीं थे, तो पैदावार होगी कैसे? आजादी के बाद पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं यानी 1950 से 1960 तक में सिंचाई की सुविधा और खाद का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि उत्पादन बढ़ाया कैसे गए। निष्कर्ष निकाला, खाद पानी तो ठीक है, लेकिन खाद पानी का फायदा उठाने के लिए फसलों की हाइब्रिड किस्मों की जरूरत है। अब अंदाजा लगाइए कि उस दौर में हमारे बीज इतनी पुरानी नस्ल के थे कि जिस धान की पैदावार विदेशों में 5 टन से भी ज्यादा थी, हमारे यहाँ सिर्फ 1 से 2 टन। वजह सिर्फ बीज की किस्म का अंतर। अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर विचार होने लगा। MS स्वामीनाथन लिखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका वैज्ञानिक जापान में हुए फार्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट के बारे में जानने में लग गए थे। उसी समय एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम सोलोमन था, उन्होंने नोरीन प्रजाति के गेहूं के बीज वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के ओरविले वोगल को दिए, जिन्होंने शीतकालीन गेहूं की अर्ध बोनी गैस किस्म विकसित की थी, जिसमें प्रति हेक्टेयर 10 टन से ज्यादा पैदावार की क्षमता थी। उस समय मैक्सिको में काम कर रहे नॉर्मल बोरलॉग ने ओरविले से कुछ बीज लिए, जिनमें नोरिन के बौने गेहूं और जीन मौजूद थे। बोरलॉग ने मैक्सिको में इस गेहूं के बीज इस्तेमाल किए। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि अमेरिका के शीतकालीन गेहूं हमारे क्लाइमेट में अच्छा परिणाम नहीं देते थे, जबकि मैक्सिको में इसी की बीज ने अच्छा उत्पादन किया था, तो हमारे रबी सीजन के लिए उपयुक्त थी वही। इसीलिए साल 1959 में उन्होंने बोरलॉग से संपर्क किया और उनसे अर्ध बौने गेहूं यानी कि थोड़े से छोटे जो गेहूं है उसको खरीदने के लिए सामग्री खरीदी। लेकिन पहले दिक्कत ये थी कि वो उनके खेतों के कंडीशंस देखना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए भारत का दौरा किया और उसी साल रबी सीजन में उनके गेहूं का उत्तर भारत में कई जगहों पर टेस्ट किया गया। इस परीक्षण में उन्हें पता चला कि मैक्सिको मूल के गेहूं प्रति हेक्टेयर 4 से 5 टन पैदावार दे सकते हैं, जबकि हमारी लंबी किस्में करीब 2 टन पैदावार देती थी। और इसी तरह से हमें हमारी खेती की तकदीर बदलने का सामान मिला था। तो इस तरह से हुई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। हालांकि अभी तक ये अभियान की शक्ल में नहीं ढला था, अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना था। जुलाई 1964 में जब C सुब्रमण्यम देश के कृषि मंत्री बने तो उन्होंने सिंचाई और खाद के साथ साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मेक्सिको से गेहूं के बीजों के आयात की मंजूरी दी और इस समय की मांग बताया था। ये वही दौर था जब हम चीन से जंग लड़ रहे थे।
अमेरिका ने हमें अनाज देने से मना किया और तब जय जवान जय किसान का नारा अस्तित्व में आया। दिन बीते तो हमारे इन कोशिशों का परिणाम भी आया। साल 1968 में तो भारत ने रिकॉर्ड ही बना दिया, 170 लाख टन गेहूं पैदा करके। भारत में इतनी पैदावार अब तक नहीं हुई थी। पैदावार और उत्पादन में आए इस उछाल को देखते हुए जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति के आगाज का ऐलान कर दिया। गेहूं और धान के पैदावार में बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों ने रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर मक्का, ज्वार और बाजरे की भी किस्में तैयार की, जिन्होंने इन फसलों की पैदावार और उत्पादन में बढ़ोतरी के नए रास्ते खोल दिए। इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने गेहूं, धान, मक्का, बाजरा और ज्वार में ज्यादा उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया। आजाद भारत में ये पहली बार था जब किसानों में पैदावार को लेकर जागरूकता आई। परिणाम ये हुआ कि किसानों ने ऐसा क्लब बनाया जिसका सदस्य बनने के लिए खाद्यान्न का न्यूनतम निर्धारित उत्पादन करना जरूरी होता था। अक्टूबर 1968 में अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक विलियम गुवार्ड ने फसलों की पैदावार में हमारे इसी डेवलपमेंट को देखकर इसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। भारत में कृषि उत्पादन को अर्श से फर्श पर पहुंचाने वाले इस अभियान का श्रेय केवल सरकारी दस्ते को नहीं जाता। ये मुमकिन हुआ वैज्ञानिक, सरकार और किसानों के आपसी तालमेल से। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी मिसाल बना कि कैसे किसानों, खासकर पंजाब के किसानों ने एक छोटे से सरकारी कार्यक्रम को जन आंदोलन में बदल दिया था। हालांकि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने इस क्रांति को पर्यावरण पर बहुत बड़े खतरे के तौर पर भी देखा। उनका कहना था कि हाइब्रिड बीजों और खादों के यूज से पैदावार बढ़ाने की तकनीक पर्यावरण के लिए प्रॉब्लमेटिक है, जो कि है भी। लेकिन अब बात वही है ना कि जिस देश में 20 लाख लोग सिर्फ इसलिए मर गए कि उनके पास खाने को नहीं था, ऐसे समय में पैदावार बढ़ाना पहली जरूरत थी। पर्यावरण के लिए लोग जागरूक तब तो किए जा सकेंगे जब पेट भरे हों। आज की परिस्थिति में जरूर ये चिंता जायज है जब खाने पीने की चीजों में क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी को रखने की वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान ग्रीन रेवोल्यूशन पर। आपको कैसा लगा बताइए हमें radio@aajtak.com पर मेल करके, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। आज के ज्ञान ध्यान में MS स्वामीनाथन के बयानों को आवाज दे रहे थे हमारे सहयोगी सूरज। इसे प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है खुशबू। आप दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।